नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। इस वीडियो में हम CUT में PHU B.Ed लैंग्वेज से जितने प्रश्न आए हैं वो 2021 में और 2022 में 2 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न आपके सामने आने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ से BHU B.Ed DU B.Ed के लैंग्वेज की जो CQP05 है उसकी क्लासेस की जाती हैं, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सभी जानकारी यहाँ से मिलती है। CUT B.Ed से रिलेटेड कहीं से भी B.Ed से रिलेटेड यहाँ से जानकारी आपको प्राप्त होती है। पहला प्रश्न आपके सामने आता है, आपको सही आंसर आपको बताना है। आप देखिए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। पिक द एक्शन दैट एन एफिशिएंट टीचर डज नॉट डू। वह कार्य चुने जो एक कुशल शिक्षक नहीं करता है, यहाँ पर बताना है। इस्टेब्लिशेस गुड क्लास कंट्रोल इन द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल बाय अडॉप्टिंग गुड क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। आपकी कक्षा प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर स्कूल के पहले सप्ताह में अच्छा कक्षा नियंत्रण स्थापित करता है। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपना करके वो गुड क्लास कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड कर लेता है। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डज द राइट थिंग्स इन द राइट वे कंसिस्टेंटली। लगातार सतत रूप से वह अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से करता है। 3 कह रहा है हैज़ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट सक्सेस। शिक्षक को छात्र की सफलता के लिए सकारात्मक उम्मीदें हैं। और चौथा कह रहा है ही इज़ प्रिपेयर्ड विथ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू बी इम्पोज्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो पहले दिन से ही लागू किए जाने वाले नियमों और परिणामों की एक लंबी सूची के साथ तैयार किया गया है। उसने एक लंबी सूची बना ली है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है नहीं, तो पहला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। यहाँ पर अच्छी कक्षा प्रबंध तकनीकी अपनाकर स्कूल के पहले सप्ताह से अच्छा कक्षा नियंत्रण स्थापित करना इट इज गुड फॉर अ टीचर। ये एक शिक्षक के लिए अच्छी बात होती है कि वह अच्छे तकनीकों को अपना करके क्लासरूम का जो प्रबंधन है उसको आप मैनेज कर पा रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका पॉजिटिव है। सेकंड क्या कह रहा है, शिक्षक हमेशा सही चीज़ों को सही तरीके से करता है। ये भी सही बात है। आपको अच्छी तरीके से एज ए शिक्षक एज ए टीचर अच्छी तरीके से अच्छे चीज़ों को अच्छी विधि अपनाकर अच्छे मेथड्स अपनाकर अच्छी टेक्निक्स अपनाकर अगर करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगा। एंड से थर्ड क्या है, शिक्षक छात्र की सफलता के लिए सकारात्मक उम्मीदें रखता है। ये हमेशा रखनी चाहिए। एज ए टीचर आपको हमेशा अपने छात्रों के प्रति हमेशा क्या है एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके रखना है और भविष्य में वह सक्सेस होंगे ऐसी आपको उम्मीदें रखनी चाहिए, ऐसी आपको एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो तीसरा विकल्प भी सही हो गया। यहाँ पर नहीं पूछा था, चौथा ऑप्शन इसका गलत हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही नहीं माने जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4 ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। क्योंकि एक टीचर के रूप में आप जो एक लंबी लिस्ट तैयार करके नहीं आएंगे रूल्स के लिए, नियमों के लिए कि बच्चे ये करेंगे, बच्चे ये नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। टीचर क्या है, क्लासरूम क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। उसमें एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक इन्वायरमेंट वातावरण को स्थापित करके ही आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और आप बच्चों को तभी समझा पाएंगे जब 2 वे कन्वर्जेशंस होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। 4 ऑप्शन इसका गलत आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRF एज पर NEP 2020। NEP 2020 के अनुसार NRF का पूर्ण विस्तार क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होगा। NRF की बात की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई थी कि हम जो उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए 2020 में बताया गया था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ये सारे क्वेश्चन 2021 के BHU B.Ed लैंग्वेज में पूछे गए थे।
तो आप इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको पैटर्न का पता चले, इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 2022 का प्रश्न है, IGT प्रश्न। देखिए, कुछ विद्यार्थी आपसे पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, आपका क्या प्रयास होगा? बालकों की अरुचि के कारणों का पता लगाएंगे, अच्छे वस्त्र पहन कर आएंगे, बालकों से ज़बरदस्ती करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपसे अगर बच्चे पढ़ने के इच्छुक नहीं है तो कुछ कारण होगा, कुछ रीज़न होगा। उस रीजन्स का आपको क्या करना है? पता लगाना है। आप उन रीजन्स को जानेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। आप उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में उन कारणों को दूर करने के लिए कुछ विधियाँ अपनाएंगे, अपने व्यवहार में चेंज लाएंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपको नीचे दिए गए दो कथन हैं, कथन 1 और कथन 2। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। स्टेटमेंट 1 क्या है? द राइट फॉर चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। निःशुल्क और कंपलसरी क्या है? अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है। पहली सेंटेंस है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है द एक्ट कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। जी बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर कौन सा होगा बताना है। हमने RTE एक्ट 2009 के बारे में पिछली बार के लिए भी पढ़ाया था, इस बार के लिए भी पढ़ा दिया है। दोनों वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में क्या भी बदलेंगे, तो आप कोई भी वीडियो देख लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं उस एक वीडियो से, जो कि हमने NEP 1986 RTE एक्ट और NCF के बारे में पढ़ाया था। हर एक क्लास में लगभग 5, हर एक मतलब लैंग्वेज के डोमेन में, साइंस के डोमेन में लगभग 5 क्वेश्चन उसी क्लास से आ चुके हैं। तो आपको उसको देख लेना है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर राइट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों ही कथन सत्य हैं। RTE एक्ट जो है लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 से सभी श्लोकों में, सभी राज्यों में लागू हो जाता है। उस समय जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तब आर्टिकल 370 जो था वो लागू था। 370 की धारा के अनुसार कश्मीर में वह आर्टिकल, ये जो अमेंडमेंट था 2009 का RTE एक्ट था, जो स्कीम थी वो लागू नहीं होती है। बाकी सारे राज्यों में उस टाइम लागू हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है द पिक द बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द फॉलोइंग टीचर बिहेवियर्स। निम्नलिखित शिक्षक व्यवहारों में से सर्वोत्तम शिक्षक व्यवहार को चुनना है आपको। कौन सा सही हो जाएगा? आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन एज अ टीचर, आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजन्स बिहाइंड माई रूल्स एंड डिसीजंस। मैं छात्रों को हमेशा अपने नियमों और फैसलों के पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा कह रहा है आई डू नॉट वांट टू इम्पोज एनी रूल्स ऑन माई स्टूडेंट्स। मैं अपने छात्रों पर कोई नियम नहीं थोपना चाहता। आई विल नॉट एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस फ्रॉम आई स्टूडेंट्स हु इज ट्रेडी। मैं किसी ऐसे छात्र के बहाने स्वीकार नहीं करूँगा जो आलसी है। आई थिंक प्रियोर क्लासरूम प्रिपरेशन इज नॉट वर्थ द इफर्ट। मुझे लगता है कक्षा के पूर्व तैयारी प्रयास के लायक नहीं है। मतलब कि उन्हें हमें एज ए टीचर हमें लगता है कि क्लास में पढ़ाने से पहले उसके पहले की तैयारी करनी नहीं चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? पिक द बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द फॉलोइंग टीचर बिहेवियर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, चौथा ऑप्शन गलत हो गया आपका, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर आप आलसी हैं उनको, तो आपको क्या करना है? उनको मोटिवेट करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं छात्रों को हमेशा अपने नियमों और फैसलों के पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने छात्रों पर कोई नियम नहीं थोपना चाहता हूं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजन्स बिहाइंड माई रूल्स एंड डिसीजंस। आप उनको बताएंगे कि जो आप नियम लगा रहे हैं, जो आप बताना चाहते हैं, उनमें कौन सा कारण है, या भविष्य में उनको क्या
बेनिफिट देने वाला है और उनको समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनको रीइंफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन देंगे, इत्यादि सारी टेक्निक्स को अपनाना एक टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और अपने कारण जो आप निर्णय ले रहे हैं उनको उनके कारणों से अवेयर कराएं, उनको जानकारी उपलब्ध कराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन बनना चाहिए, जो संबंध बनना चाहिए, वो कभी भी बन नहीं पाता है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट क्वालिटीज इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड टू टीचिंग इफेक्टिवनेस। शिक्षण की प्रभावशीलता से कौन सा से छात्र का गुण सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा गुण है जो स्टूडेंट का क्वालिटी जो मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड टू टीचिंग इफेक्टिवनेस, शिक्षण की प्रभावशीलता से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है? नॉलेज एंड एक्सरसाइज ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी का ज्ञान और अनुभव। इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स पेरेंट्स, शिक्षार्थी के माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि। थर्ड कह रहा है पीयर इन्फ्लुएंसेस ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के सहकर्मी प्रभाव। और 4 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, कक्षा में बच्चों की संख्या। तो सबसे अधिक कौन सा इसमें सही हो जाएगा? आपको पता होगा कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? जो आपका प्री नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान होता है एक बच्चे का, उसी का सहारा लेकर के हम क्या करते हैं? लर्निंग स्टार्ट करते हैं, लर्निंग या आप लोग टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे का पूर्व नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, प्री नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, इसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अडॉप्ट करते हैं, इसको जोड़ते हैं। और बच्चे को उसको जोड़ने से क्या होता है? बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये इंटरेस्ट डेवलप करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जो रुचि का विकास करने का सिद्धांत होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मानी गई है कि हम इंटरेस्ट डेवलप कर दें और रुचि का विकास हो जाना चाहिए। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बच्चे स्वयं अपने से सीखने में संलग्न हो जाते हैं, बच्चे स्वयं से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्वयं से बच्चे सीखेंगे तो टीचिंग क्या होती है? बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इफ़ेक्टिव होती है, एक्टिव होती है। अगर बच्चे स्वयं से सीखना नहीं चाहते हैं, अगर बच्चे स्वयं से कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्लासरूम कंडीशन ऑटोक्रेटिक है, तो टीचिंग क्या हो जाती है? पैसिव हो जाती है और वो सक्रिय नहीं होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी सारी चीज़ें उतने इम्पॉर्टेंट रूप से फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के ब्रिटिश शासन में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप को तय करने में निम्न में कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है? विलियम विल्सन हंटर, जो कि हंटर कमीशन आता है 1882 की बात कर रहा है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो कि आते कब हैं सर जी? ये आते हैं हमारे 1835 की बात कर रहा है। फिलिप जोसेफ हर्टांग आयोग आता है, ये आता कब है? तो लगभग जब हम 1900 शताब्दी में बात करते हैं और 1987 के आसपास हर्टांग कमेटी आते हैं। और उसके बाद में आते हैं सैंडलर 1944 के आसपास। तो ये सारे चीज़ें हैं, इनको हमने बता दिया है। तो भारतीय शिक्षा के स्वरूप को तय करने का सबसे अधिक अगर किसी को दायित्व जाता है, अगर सबसे ज़्यादा बर्बादी करने की बात करते हैं, जो कि हमारे वैदिक संस्कृति को, जो हमारी सभ्यता को सबसे विक्षिप्त किया था, तो वो हैं मैकाले साहब। इन्होंने ही जो इंस्ट्रक्शन की बात की, मीडियम की बात की, हमारे एजुकेशन के आकार स्वरूप को बदलने की बात की, तो इन्होंने इंग्लिश एज आ मीडियम रखा। और इन्होंने कहा कि जो भारतीय साहित्य है और यूरोप
दोनों भारतीय साहित्य और अरब की दोनों साहित्य को मिला दिया जाए तो यूरोप में रखी किसी एक अच्छी पुस्तकालय से एक पंक्ति में रखी पुस्तकों की संख्या, साहित्यों की संख्या का जो महत्व है वो भारतीय और अरब के साहित्य से ज़्यादा है। ये बात इन्होंने बताई थी। तो सबसे ज़्यादा बर्बादी की जो बात है वो मैकाले जी ने किया है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सभी ने उतना शेपिंग नहीं दे पाए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताइए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन कंपोटेंस एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। पहला कथन कह रहा है शिक्षण की प्रभावशीलता काफ़ी हद तक क्षमता और शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज मल्टी डायमेंशनल। शिक्षण की प्रभावशीलता बहुआयामी चर है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ओनली और दूसरा क्या हो गया लार्जली। ये दो शब्द अगर कहीं आपको दिखाई देते हैं तो आप उनको स्किप कर दीजिएगा, यानी कि इसमें संभवतः दोनों प्रश्न या कथन गलत ही रहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लार्जली कुछ नहीं होता है, हम मीडियम ले चलते हैं, एक एवरेज लेकर चलते हैं कि शिक्षण की प्रभावशीलता औसत रूप में शिक्षार्थी की पूर्व क्षमता और उसकी पूर्व अनुभव पर आधारित होती है, ज्ञान पर निर्भर करती है। तो कथन ए इसका गलत हो जाएगा, कथन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रभावशीलता बहुआयामी चर पर निर्भर करती है, बहुत सारे चर होते हैं। इसमें शिक्षक का मोटिवेशन होता है, स्टूडेंट का मोटिवेशन होता है, क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है, स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है, पढ़ने की तरीके होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, एक स्टूडेंट्स के अंदर भूख होती है, पढ़ने की चाहत होती है। जब वो आग जलती है ना, तब स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मल्टी डायमेंशनल होती हैं, बहुआयामी चर होती हैं एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट एंड फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैव देयर लर्निंग नीड्स कवर्ड अंडर निपुण भारत अभियान। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत किस उम्र समूह के बच्चे के अधिगम आवश्यकता को समाहित करने का उद्देश्य रखा गया है? बात करें निपुण भारत अभियान की, तो निपुण भारत अभियान जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया है 2020 में, यानी NEP 2020 में इसकी बात की गई थी। और इसमें बताया गया था प्री स्कूल में हम न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो हैं 3 ग्रेड तक, जो 3 ग्रेड के बच्चे होंगे उनके नीचे तक के और 3 ग्रेड तक इंक्लूडिंग 3 ग्रेड के चिल्ड्रंस की न्यूमेरिकल एक्टिविटी, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स को हम क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? और इसमें जो एज होगा वो क्या होगा? 3 to 9 के लिए रखा गया था। 3 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए यह स्कीम्स लॉन्च की गई थी। स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 2020 के शिक्षा जो अब आया था या नीति आई थी, नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें लॉन्च किया गया था। नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा लाई गई थी। कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति से संबंधित है और इसमें MHRD को बदल करके एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया था। MHRD एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अन्य क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने कल आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको लाते हैं, हम आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपको आपकी सफलता में आपको सहभागी रहेंगे। आप देखिएगा कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे। और कमेंट कीजिए जो आपको सजेशन लगे, जो आपको विचार आए, जो भी आपको ऐसा लगे कि मुझ में बदलाव करनी चाहिए, हमें बदलाव करनी चाहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां से सीधा
टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, सारी क्लासेस के पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अन्य सारे पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज और स्टडी मटेरियल्स वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स, अवार्ड्स, खेल्स से रिलेटेड, स्कीम्स से रिलेटेड अन्य सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड हैं। बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, लगभग हज़ारों पीडीएफ्स वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको इंग्लिश के लिए लैंग्वेज ग्रुप के लिए अलग ग्रुप है, सोशल साइंस का अलग ग्रुप है, और CUT QP03 के लिए अलग ग्रुप है। तो आप चाहे जिसमें जिस डोमेन से हैं आप जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।